आज जैसा कि हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुनीता सिंह मैम के मार्गदर्शन में मैं उदयगिरी वरिष्ठ छात्र सदन की ओर से आज का विशेष क्रियाकलाप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको उत्कृष्ट व्यंजनों के बारे में बताया था, तो जैसे उत्कृष्ट व्यंजन होते हैं ऐसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन तो सब पढ़ लेते हैं, पर एक और ऐसे ही अंडररेटेड कह सकते हैं एक चीज़ रह जाती है जिसे हम बोलते हैं अयोगवा। कोई जानता है अयोगवा के बारे में? हाथ उठा सकते हैं, कौन जानता है? बोलो। जो ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ना अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग चलिए, इन्होंने सही बोला, जो ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। इन्होंने तो उदाहरण दिए अंग और अह। अब कोई भी तीन नजर आए हो? इन्होंने ये तो बोला अंग और आहा, लेकिन ये जो अंग आहा और चंद्र बिंदु होते हैं इनकी भी हिंदी में एक सामान्य स्थान है। इनके भी अपने नाम होते हैं। क्या कोई जानता है इनके अपने नाम क्या होते हैं? कोई नहीं जानता इनके अपने नाम क्या होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जो जिसे हम अंग की बिंदी बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। जो ये चंद्र बिंदु होती है इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। और जो ये अह वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं विसर्ग। ये इनकी अपनी पहचान है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो आज हम अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। अनुस्वार, सबसे पहले तो थोड़ा अयोगवा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसा कि नाम है अयोगवा, इनका नाम अयोगवा पड़ा कैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं इन समय से आ जो है आ को हटा दूं तो इनकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। यानी कि अयोग, आ के योग से बनने वाले और व्यंजनों के अर्थ को समाहित करने वाले, जिन्हें हम बोलते हैं अयोगवा। तो जो कि हमारा ये है अनुस्वार। अब अनुस्वार का हम देखें, जैसे अगर मैं बोलूं चंदन, हम चंदन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम दा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएं और दा के आगे आधा ना लगाएं। ऐसे ही चंपक को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम पा के ऊपर चंद्र बिंदु ये बिंदु लगाएं अनुस्वार वाली, या फिर उसके आगे आधा मां लगाएं। अब मेरा सवाल ये है, हमने चंदन में अंक की बिंदु की जगह आधा ना लगाया और चंपक में अंक की बिंदु की जगह आधा मां लगाया, तो फिर बता सकता है कि हमने चंपक में आधा ना और चंदन में आधा मां क्यों नहीं लगाया? आप कहेंगे कि बोलने में मां की ध्वनि आ रही है, उसमें बोलने की ना की ध्वनि आ रही है। तो ये जो ध्वनि का अंतर है, ये भी ऐसे ही नहीं है, इसका नियम होता है। नियम ये होता है, इसका जो सही उत्तर है वो पंचमाक्षर का स्थान लेती है। जैसे कि अगर हम बात करें चंदन की, तो उसमें दा आ रहा था, और अगर हम दा की लाइन, हमारा दा का जो वर्ग है माला में, उसमें हम देखते हैं ता था दा धा ना, आखिरी में ना आता है, इसलिए दा के पहले हमने आधा ना लगाया। और पा फा बा भा माँ, पा की लाइन में लास्ट में माँ आ रहा है, इसलिए हमने पा से पहले आधा माँ लगाया। ऐसे ही कल मैंने आपको अंग के बारे में बताया था। अंग के बारे में, जैसे आपने अगर कहीं पुरानी किसी किताबों में, पुराने कहीं लेख में देखा हो, जो गंगा लिखा होता है, वो गंगा गा के ऊपर एक तो होता है बिंदी की तरह से, और एक होता है गा, और दोनों गा के बीच में अंग होता है, अंग के नीचे हलंत लगा के। किसने देखा है ऐसे किसी पुरानी पुस्तक में, या कहीं पुरानी जगह लिखा हुआ देखा हो? तो वहां पर जो अंग की बिंदु होती है, क्योंकि गा खा गा अंगा, यहाँ पर पंचमाक्षर है अंगा, इसलिए वहां पर जो बिंदी होती है वो अंगा का स्थान लेती है। इसी तरह जब हम पंचम लिखते हैं तो वहां पर जो चंद्र बिंदु होती है वो जो छ छ ज या होता है वो या का स्थान लेती है। तो कल हमने उत्कृष्ट व्यंजनों के बारे में सीखा था, आज हमने अयोगवा और पंचमाक्षर के बारे में सीखा। धन्यवाद।